दोस्तों, मनचाही शादी के 5वें भाग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी दीपावली। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। पार्ट पसंद आएगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों बैकग्राउंड की आवाज़ को ज़रूर इग्नोर कर दीजिएगा। निधि जो थोड़ी देर पहले अपना प्यार ना मिलने और दिल टूटने की वजह से रो रही थी, तन्मय की कहानी सुनने के बाद अपना गम भूल गई। तन्मय, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। ये प्यार है ना, सबको आजमाता है और प्यार करने वालों को तो हर युग में परीक्षा देनी पड़ती है, तो आज भी दे रहे हैं। पर जो तुम कर रहे हो वह भी तो ठीक नहीं है। ऐसा क्या कर रहा हूँ जो ऐसा बोल रही हो? तन्मय निधि को देखते हुए बोला। जो हो गया उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। पूजा जा चुकी है, अब तुम्हें भी नई शुरुआत करनी चाहिए। नहीं निधि, मेरी शुरुआत भी पूजा थी और अंत भी। सोने की ओर ताकते हुए तन्मय बोला। तन्मय, तुम्हारा और पूजा का प्रेम सच्चा था, पर पूजा अब जा चुकी है। यदि कोई पेड़ कट जाए तो फिर भी उसमें नई कोपलें फूट पड़ती हैं और वह फिर से पनपने लगता है। वैसे ही तुम्हें भी एक नई शुरुआत करनी ही होगी। जैसे पतझड़ के बाद बहार का आना निश्चित है, वैसे ही जीवन में भी किसी एक के जाने से सूनापन कर देना भी तो ठीक नहीं है। जिंदगी को भी फिर से पनपने का मौका दो और तुम अपने को पूजा की मौत का जिम्मेदार समझना बंद करो। प्यार में प्रेम की परीक्षा तो देनी पड़ती है, न कोई इसको पार कर लेता है, कोई डूब जाता है। तुमने तो अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ किया था ना, इसलिए अब उस दर्द को छोड़कर नई शुरुआत करो। नहीं निधि, अब मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं कर चुका हूँ जो करना था। दिल में पूजा है और साथ में देश सेवा का जज्बा। मुझे अब और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तन्मय के चेहरे पर दर्द के भाव थे। अच्छा तन्मय, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे मन में भी कभी मेरे लिए कुछ नहीं आया? निधि ने तन्मय की ओर देखते हुए कहा। निधि जानना चाह रही थी तन्मय के दिल में जो जगह बना पाई है कुछ या नहीं, क्योंकि तन्मय की स्टोरी जानने के बाद उसके मन में पहले से जो प्यार था उसके साथ अब सहानुभूति भी उत्पन्न हो गई थी और छोटी सी उम्मीद भी नजर आ रही थी कि जब पूजा इस दुनिया में नहीं तो वह उसकी जगह नहीं तो कम से कम अपनी तो कोई जगह तन्मय के दिल में बना पाए। इसलिए वह अपनी टूटी उम्मीद जोड़ने की एक कोशिश करना चाहती थी। तन्मय, तुम तो सब्र कर लोगे कि पूजा इस दुनिया में नहीं, पर मैं कैसे करूँ खुद ही बताओ। मैं अब किसी और से शादी कर भी लूँ तो दिल में तो तुम ही रहोगे न, बताओ क्या करूँ मैं? निधि के सवाल पूछते आंखें तन्मय पर टिकी तो वह तो ऐसे जैसे भीष्म प्रतिज्ञा किए बैठा था कि निधि की बात दिल तक पहुंचने ही नहीं देगा। निधि, तुम बेकार में अपना समय बर्बाद कर रही हो। ये दिल अब किसी और के लिए बंजर हो चुका है कि वहाँ अपने प्यार की हरियाली करने की नाकाम कोशिश कर रही हो। तन्मय, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने पूजा के जाने के बाद अपने दिल के दरवाजे इतने ज़ोर से बंद कर दिए हैं कि तुम किसी को आने ही नहीं देना चाह रहे हो, जबकि सच ये है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। क्या बोले जा रही हो? मैंने कभी बोला कि तुम्हें पसंद करता हूँ? तुमने बोला नहीं, पर एक लड़की को किसी की अपने प्रति भावनाएं समझने में देर नहीं लगती, ये तो पता ही होगा तुम्हें। ट्रेन में पहली मुलाकात से और दोबारा मिलने तक मैंने हर पल ये महसूस किया है। ट्रेन में मेरी मदद करना हो या मुझसे बात करना, और तुम जो रोज़ जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरा वेट भी तो करते हो, वो क्या है? तो इसमें पसंद करना कहाँ से आ गया? हाँ, बस अच्छी लगती हो, पर अच्छी लगने का मतलब प्यार तो नहीं है ना। तुमसे बात करता हूँ तो अपनापन लगता है। उसको निधि की इस बात पर हंसी आ रही थी कि लड़कियों को दूसरे के मन की बात पता चल जाती है, तो वह हंसते हुए बोला, लगता है अपनी इसी खुशफहमी में मुझसे प्यार करने की गलती कर बैठी हो। मुझे कोई खुशफहमी नहीं हुई। मैं तो तुम्हें पहले दिन से पसंद करती थी।
तन्मय के मजाक उड़ाने पर निधि बोली। निधि की बात सुनकर तन्मय फिर से गंभीर हो गया और बोला, निधि, मेरे दिल के दरवाजे बंद हो चुकी हों तो क्यों इन्हें खटखटाने की कोशिश कर रही हो? अब ये नहीं खोलेंगे और 1% मान भी लो कि मैं तुमसे तुम्हारी खुशी के लिए प्यार करने भी लगूं और शादी कर लूं, तो जब तुम मेरे हाथ पर पूजा का नाम देखोगी तो तुम समझा पाओगे खुद को। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, ये सब धरी की धरी रह जाएंगी जब तुम असलियत के कांटेदार धरातल पर चलोगी तो। और मैं वैसे भी फौजी हूँ, अधिकतर समय बाहर रहूँगा। मेरा जीवन तो पहले ही देश के नाम है। देश की रक्षा करते हुए न जाने कौन सी गोली पर मेरा नाम लिखा होगा। क्यों इस कांटों की डगर पर पैर रखना चाहती हो? तन्मय निधि को अपनी सारी स्थिति समझाकर उसे जिद न करने की बात समझाना चाह रहा था। निधि तन्मय का हाथ पकड़कर बोली, तन्मय, तुम हाँ बोलो तो सही, मैं अपना नाम तुमसे हाथ की बजाय दिल पर लिखवा लूँगी। और रही बात प्यार की, तो तुम जितना भी प्यार मुझे दे पाओगे मुझे मंजूर होगा। कभी शिकायत नहीं करूँगी। और बाहर रहोगे तो क्या हुआ, रहोगे तो दिल में ही ना। और बाकी अपना हरियाणवी सॉन्ग है ना 4G का ज़माना, हम भी लाइव चैट कर लेंगे। निधि मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें मजाक लग रहा है ना, पर ये सब गाने और मूवी में ठीक लगता है। वास्तविकता इससे कोसों दूर है। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या है? निधि मासूमियत से बोली, तुम अपने बनाए कल्पना लोक में जीना चाह रही हो जहाँ सब कुछ अच्छा है, पर यह सत्य से बहुत दूर है। तन्मय निधि को उसके प्यार की गलतफहमी से निकालना चाह रहा था। मजाक नहीं तन्मय, जब तुमने कॉल नहीं किया इतने समय तक तो मैं तो तब भी तुमसे प्यार करती थी। क्या मैं तुम्हें भूल गई थी या तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम हो गया था? नहीं ना। फिर बेशक मैं अपने कल्पना लोक में ही जी रही हूँ, पर सच्चाई यही है कि उसमें सिर्फ तुम हो। निधि ने बोलना जारी रखा। तन्मय बस उसकी बात सुन रहा था। और रही बात गोली खाने की, तो तन्मय सैनिक तो शहीद होते हैं देश के लिए, ये तो गर्व की बात होती है। बाकी के लोग हमेशा जीवित रहते हैं क्या? जिसकी जितनी सांसें लिखी हैं उतनी ही जीता है, चाहे वह कहीं भी रहे। किसी और से शादी करके घुट घुट कर जीने से अच्छा जितना भी समय मिले मैं तुम्हारे साथ रहकर जीना चाहती हूँ। निधि तन्मय को हर तरीके से मना लेना चाहती थी, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। तन्मय बस निधि को देखे जा रहा था, जो किसी भी तरह उसे मनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। निधि ने फिर से बोलना शुरू किया, तन्मय, एक लड़की यह नहीं चाहती कि उसका जीवन साथी उसको बड़े घर में शानो शौकत से रखे। वह बस इसमें खुश हो जाती है कि वह उसे इतना प्यार करे कि वह खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत महसूस करे। तन्मय देखना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इतना प्यार भर दूंगी कि तुम पूजा को भूल जाओगे। निधि ने प्यार से तन्मय को देखते हुए बोला, पर उसकी इस बात पर तन्मय को गुस्सा आ गया और वह जोर से बोला, निधि। निधि सहम गई कि तन्मय को अचानक क्या हो गया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो और अब इस बारे में अधिक बोलकर मेरा दिमाग खराब मत करो। अब जब एक बार बोल दिया ना तो बोल दिया। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। हमारी बात हो चुकी है। मैंने तुम्हें जो बात बताने बुलाया था वो बता दी है। तन्मय गुस्से में बोला। निधि सहम गई कि तन्मय को अचानक क्या हो गया। तन्मय ने बोलना जारी रखा, मैं पूजा को कभी नहीं भूलूंगा और तुम कभी ये कोशिश करना भी मत। और अब कुछ आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। तन्मय जो बैठा हुआ था गुस्से में उठ गया। तन्मय को इतने गुस्से में देखकर निधि सहमते हुए बोली, तन्मय, मैंने कुछ गलत कह दिया तो सॉरी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें मना रही थी कि मेरी बात समझ सको, क्योंकि तुम तो बिना शादी के रह लोगे। पर मैं थोड़ी देर चुप रहने के बाद
मेरे लिए ये संभव नहीं हो पाएगा। मम्मी पापा कब से पीछे पड़े हैं शादी को लेकर। तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत टाल चुकी हूँ, पर कब तक आज नहीं तो कल मुझे शादी करनी पड़ेगी। हाँ तो कर लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। क्यों जानते बूझते आग में हाथ डालकर खुद को जलाना चाहती हो। चलो अब टाइम हो गया है, मुझे विराज के घर भी जाना है। तन में जाने की मनसा से खड़ा था। निधि को भी चलने को कहने लगा। निधि उदास हो गई। उसकी तन्मय को मनाने की सारी कोशिश बेकार हो गई थी। उसका मन भी बहुत उदास हो गया था। क्या सुबह क्या सोच कर आई थी और अब क्या हो गया। सोचते सोचते घर जाएगी। दोनों पार्क से निकलकर मार्केट में आ गए। निधि को अब तन्मय पर गुस्सा आ रहा था कि वह बेकार में अपनी जिद पर अड़ा है और जिसके लिए वह निधि का दिल तोड़ रहा था। घर कैसे जाओगी? चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। यहाँ से तो अभी कोई साधन मिलेगा ही नहीं जाने के लिए। तन्मय बोला, तुम्हें तो विराज के घर जाना है तो तुम जाओ, मैं चली जाऊँगी। कैसे जाओगी? बस से? तन्मय ने पूछा। जैसे आई थी वैसे ही चली जाऊँगी। निधि तन्मय के व्यवहार से दुखी थी। उसने रूखे मन से जवाब दिया। उसने सुभाष सर को कॉल लगाया। वे मार्केट में ही थे। निधि ने बुलाया तो वे बाइक लेकर आ गए। निधि सुभाष सर के साथ बाइक में बैठ गई। सुभाष सर ने मार्केट में एक कैफ़े के बाहर बाइक रोक दी। क्या हो गया सर, बाइक क्यों रोक दी? सुभाष सर की बाइक रोकता देख निधि बोली, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। सुबह से निकले हुए हैं, थोड़ी देर बात भी कर लेते हैं। बाइक को साइड में लगाते हुए सुभाष सर बोले। निधि थोड़ा सोचते हुए कहती है, ओके सर चलिए। तन्मय के साथ इतनी देर के घटनाक्रम ने उससे भी धक्का दिया था। काफ़ी का आइडिया उसे ठीक लगा। ये सोचकर निधि सुभाष सर के साथ कैफ़े में आ गई। सुभाष सर ने भी निधि के चेहरे के उड़े रंग भांप लिए थे। सुबह जो निधि चहकती हुई गई थी, वापसी में उदास है, मतलब ये समझ गए थे, इसलिए बात क्या है जानने के लिए रुक गए थे। थोड़ी देर बैठने और कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद सुभाष सर निधि से बोले, बात क्या है निधि मैम? क्या बोला तन्मय ने? जाते समय तो आप काफ़ी खुश लग रही थी, पर अभी और आप इतनी उदास क्यों हो? क्या बात हो गई बताइए। निधि चुप रही। बस सर नीचे की टेबल को ताकती रही, साथ में अपने दोनों हाथ की हथेलियों को जोड़कर अंगुलियों को चटका रही थी, जो अक्सर तब करती थी जब वह बहुत परेशान या उलझन में होती थी। सुभाष सर उसकी हालत समझ गए थे। उन्होंने फिर वही प्रश्न दोहराया, बताइए क्या बात हो गई? बताएंगी भी या ऐसे ही बैठे रहना है? नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मत बताइए। निधि को अभी भी चुप बैठा देख सुभाष सर बोले, तन्मय कह रहा है कि वह मुझे प्यार नहीं करता। कहते कहते निधि का गला भर आया। मैंने उसका इतना इंतज़ार किया, ये जानते हुए भी कि अजनबी है, कभी मिलेगा कि नहीं, पर उसे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। आंसू साफ करते हुए निधि बोली। अच्छा। चौंकते हुए सुभाष सर बोले, आप पहले चुप हो जाइए और जो बात है बताइए। ऐसा क्यों बोला उसने? कोई और है क्या उसकी ज़िंदगी में? निधि को सांत्वना देते हुए सुभाष सर बोले, है भी और नहीं भी। सुभाष सर को देखते हुए उलझन में घिरी निधि बोली, ये क्या बात हुई? अच्छा शुरू से बताओ। पूरी बात जानने के मकसद से सुभाष सर बोले। निधि ने सुभाष सर को सारी कहानी सुना दी। फिर निधि सुभाष सर से बोली, तन्मय उस मादा बंदर की तरह बर्ताव कर रहा है जिसका बच्चा मर चुका है, परंतु वह ममता में अंधी होकर उसे अपने से चिपकाकर इस आशा में घूमती रहती है कि वह जीवित है। तन्मय भी वैसे ही पूजा की यादों से बाहर ही नहीं आना चाहता, और दूसरा उसका अहम उसको ऐसा नहीं करने दे रहा जिससे उसके चाचा उसे जीतते न दिखें, क्योंकि वे तो चाहते हैं तन्मय सब कुछ भुला के घर बसा ले, और उसने ऐसा कर लिया तो तन्मय उसमें अपनी हार देख रहा है। हाँ मैम, सारी कहानी सुनने के बाद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखिए आप उदास मत होइए, जब कोई बात अधिक उलझन पैदा करने लग जाए
तो उसको वक्त पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वक्त ही उसकी सबसे बड़ी दवा है। उसे जल्दी ही एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा दिल तोड़कर वह गलती कर रहा है, फिर सब ठीक हो जाएगा। निधि को तसल्ली देते हुए सुभाष सर बोले, वक्त ही तो नहीं है ना सर मेरे पास। मम्मी पापा कब से पीछे पड़े हैं शादी के लिए। अब तक मुझे उम्मीद थी तो उनको टाल दी जा रही थी, अब किस उम्मीद पर टालूं। तन्मय तो खुद को भीष्म समझ बैठा है कि कसम खा ली तो खा ली। अरे उनकी प्रतिज्ञा ने महाभारत करवाया और तन्मय की कसम मेरी जिंदगी में महाभारत करवा देगी। चलिए जो भी होगा ठीक ही होगा। आप नकारात्मकता मत आने दीजिए अपने मन में और अपना मूड थोड़ा ठीक कीजिए, वरना आंटी जी आपको जाते ही टोकेंगी। अरे निधि चौंकती हुई बोली, मम्मी से बोल के आई थी सामान लाना है, मेरे तो दिमाग से निकल ही गया था। चलिए कॉफ़ी खत्म करके थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ, वरना जाते ही टोकेंगी कि क्या लाई है। क्या जवाब दूंगी मम्मी को। ओके चलिए, सुभाष सर बोले। दोनों ने कॉफ़ी ख़त्म की और कैफ़े से निकलकर मार्केट में आ गए। थोड़ी देर शॉपिंग करके वे दोनों घर आ गए। रात भर बेचैनी में निधि को नींद भी नहीं आई। कैसे करे क्या नहीं। कभी सोचती इतना इंतज़ार किया है और कर लेती हूँ, क्या पता तन्मय का मन बदल जाए। कभी गुस्सा आता कि तन्मय बेकार की जिद पर अड़ा है, पर निधि की उलझन से रात को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी गति से बढ़ रही थी और फिर कब न जाने निधि को नींद अपनी आगोश में ले गई। अगले दिन से फिर से निधि का वही रूटीन शुरू हो गया, स्कूल से घर, घर से स्कूल। एक दो बार तन्मय को फ़ोन पर मनाने की कोशिश की, पर उसे कोई फर्क नहीं था, तो उसने अब उम्मीद छोड़ दी। एक दिन रेसेस के समय निधि बच्चों को फ्री करने के बाद स्टाफ रूम में गई, जहाँ की रेसेस के समय हमेशा ही जाती थी, क्योंकि सभी टीचर्स वहीं होते थे। निधि स्टाफ रूम में पहुंची तो देखा वहाँ पर टीचर्स किसी काम में बिजी थे। कुछ पैकेट वगैरह और कुछ पॉलीथीन थे, जिनमें आ रही खुशबू बता रही थी कि उसमें खाने पीने का सामान है। क्या चल रहा है यहाँ पर? लगता है कोई पार्टी दे रहा है। निधि ने अंदाज़ा लगाया और जानने के मकसद से पूछा। जी मैम, रीतू मैम हंसते हुए बोली। कोई मुझे भी बताएगा? आज नीतू मैम का बर्थडे है। सुनीता मैम केक लाकर टेबल में रखते हुए बोली। उसी की तैयारी चल रही है। अरे वाह, मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं, निधि बोली। मैं मैम को विश करके आती हूँ ऑफिस में, निधि उठते हुए बोली। बैठिए निधि मैम, नीतू मैम यहीं आ रही हैं, फिर कर लेना। सुनीता मैम ने निधि का हाथ पकड़कर बिठाते हुए बोला। निधि बैठ गई और वे लोग फिर से उन्हीं कामों में लग गए। फिर वे आपस में हंसी मजाक करने लग गए, पर निधि उस सब में शामिल नहीं हुई। वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी नीतू मैम आ गई। गुड आफ्टरनून मैम। उसने सबने उनको विश किया। नीतू मैम ने सबको मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर सब लोग ने उनको बर्थडे विश किया। नीतू मैम भी केक काटने के बाद उनके साथ बैठकर खुश थी। सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद नीतू मैम अपने ऑफिस में चली गई और बाकी लोग अपनी बातों में लग गए। निधि अपने ख्यालों में खोई थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा, सुनीता मैम थी। निधि मैम, आप ऐसे कब तक रहोगे? गुमसुम, हमें अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बात ने निधि को उसके ख्यालों से बाहर ले आई। सुनीता मैम में निधि अपनी बड़ी बहन की झलक देखती थी। सोचती उनकी कोई बहन होती तो उनके जैसे होती। जी मैम, वह सकपक आ गई, जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। मैम, आप ऐसे दुखी रहोगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हम सब लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं यहाँ, इसलिए हम सब लोग भी एक एक फैमिली के समान ही हैं। एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं और अपना मन हल्का करते हैं। सुनीता मैम निधि को समझाते हुए बोली। निधि ने सुभाष सर की ओर देखा। लगता है सर ने इनको बता दिया है। उसने सवालिया नज़र से उनकी तरफ देखा। सर, तुम्हारी उदासी इन सब से छुपी नहीं रहती क्या मैम? आप जिस दिन से सिटी गई तब से उदास थी। मेरे साथ गई थी, इन लोगों को भी पता था।
इन्होंने जिद की तो बताना पड़ा। सुभाष सर ने सफाई दी। हाँ मैम, आप सुभाष सर को गलत मत समझो, हमने ही फोर्स किया उन्हें बताने को, रितु मैम बोली। नीतू मैम को देखती हो हमेशा खुश रहती हैं। इनको देख के क्या लगता है अंदर से भी इतनी ही खुश होंगी जितनी बाहर से दिखती हैं। आपको क्या लगता है? सुनीता मैम ने निधि से पूछा। ये कैसा सवाल है मैम? निधि बोली, पर पूछ रहे हैं तो कोई कारण होगा, ये सोचकर बोली। अच्छी हैं, खुश मिजाज हैं, स्टाफ के साथ अच्छे से रहती हैं। इनको देख के आप ये सोच सकते हो कि कितना बड़ा दुख है इनको, जिसको सहन करके ये अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। सुनीता मैम निधि से बोली। क्या है मैम, मुझे भी बताइए। मैम, अपने 2 छोटे छोटे बच्चों और पति को खो चुकी हैं, फिर भी जीवन जी रही हैं, क्योंकि जीना पड़ता है, सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है, सबके साथ मुस्कुराना पड़ता है, अपना गम भुलाकर। आपको उनसे सीखना चाहिए। पूरी कहानी बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि इतना खुशमिजाज चेहरे के पीछे इतना दुख छिपा है। निधि उत्सुक थी जानने के लिए। नीतू मैम की खुशहाल जिंदगी थी, जिसमें पति थे जो कि बैंक में जॉब करते थे और 2 बेटे थे जो कि 6 और 8 साल के थे। गर्मियों की छुट्टियां थी बच्चों की भी, और मैम की भी छुट्टी थी। मैम के हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे। मैम को कुछ ज़रूरी सामान लाने पास की मार्केट में जाना था। थोड़ी देर का काम था तो सोचा बच्चों को ले जाएंगी तो लेट हो जाएगा। यही सोचकर उन्होंने अकेले जाने का सोचा। बच्चे खेलने में व्यस्त थे। उन्होंने टीवी ऑन करके और बच्चे खेलते रहेंगे जब तक वे लौटेंगी सोचकर जाने का सोचा। बस यही सोच उन पर भारी पड़ गई। जाते समय वे मेन गेट बंद करके चली गई ताकि बच्चे रोड पर न निकल आएं। उन्होंने जल्दी जल्दी मार्केट का काम निपटाया और जल्दबाजी में घर की तरफ बढ़ी कि बच्चे तब तक कोई शरारत न करें। घर के पास पहुंची तो घर के बाहर लोगों को खड़ा देख अनजानी आशंका से मन डरा, तो जल्दी डग भरती घर के अंदर पहुंची तो घर में तेजाब की लपटें उठ रही थी। छोटे छोटे बच्चे आग में। भगवान ने न जाने कितनी प्रार्थना कर रही थी कि उनके जिगर के टुकड़े ठीक हों। दरअसल शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई थी। बच्चे खेलने में व्यस्त थे। जब वह बहुत बढ़ गई तब उन्हें पता चला, पर तब तक वे घिर चुके थे। बच्चे छोटे थे, घबरा गए, निकल भी नहीं सकते थे। पड़ोसी जब उनको बचाकर बाहर लाए तब तक दम घुटने और जलने की वजह से उनके कोमल शरीर झुलस कर काले पड़ चुके थे और नीतू मैम की गोद सूनी करके जा चुके थे। नीतू मैम अपने बच्चों की यह हालत देख बदहवास हो गई। क्यों छोड़कर गई ना जाती तो बाद में भी सामान आ जाता, पर तब तक वह सोचने का समय जा चुका था। नीतू मैम यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाई। आखिर कैसे कोई माँ अपने मासूम बच्चे के जले शरीर देखकर सब्र कर पाती। इस घटना ने उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया। 4-5 साल इस बीमारी से जूझने के बाद जब वह नई जिंदगी शुरुआत का सोचकर मानसिक अस्पताल से इलाज के बाद जब स्वस्थ होकर घर आई तो एक और बड़ी विपदा इंतजार कर रही थी। घर वालों के दबाव में उनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। कोख तो उजड़ चुकी थी, सुहाग भी पराया हो चुका था। कुछ समय इस दर्द के साथ जीने के बाद आखिरकार उन्होंने दर्द से लड़ने का इरादा किया और फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया। खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि फालतू विचारों को जगह न मिले, और परिणाम आप देख रही हो। निधि हैरान थी यह सब सुनकर। अब तक जिसे अपना दुख असहनीय लग रहा था, अब उसे अपना दुख बहुत छोटा लगने लगा। सुनीता मैम फिर से बोलने लगी। सिर्फ नीतू मैम ही नहीं, सुभाष सर, मैं या रितु मैम, क्या हम लोगों के जीवन में समस्याएं नहीं हैं, पर अपनी समस्याओं को अपने ऊपर इतना ना हावी होने दो कि वह आपकी हंसी छीन ले। सुभाष सर जब 2 साल के थे, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। छोटा सा बिजनेस था जिसमें घाटा होने से और कर्ज होने के कारण सदमे ने उनकी जान ले ली। कर्ज चुकाने में सब कुछ बिक गया, यहाँ तक कि घर भी
इनकी माँ ने लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह इनको और इनकी बड़ी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया है। किस्मत और समय की मार ने इनके बचपन को घोर तंगहाली में परिवर्तित कर दिया था, पर माँ के हौसले और जुझारूपन ने उनके बच्चों की पढ़ाई और जीवन पर आंच नहीं आने दी और परिणाम आप देख रही हैं। एक हंसमुख, जिंदा दिल और बेहतरीन अध्यापक जिन्होंने निजी जीवन की समस्याओं को अपने जीवन को आगे बढ़ाने में रोड़ा नहीं बनने दिया। निधि ने सुभाष सर की ओर देखा, जिनके चेहरे पर दर्द उभर आया था और उनकी आंखें निधि को ये दिलासा दिला रही थी कि सुख दुख जीवन का हिस्सा है। उनसे घबराना नहीं, अपितु उनके साथ जीना सीखना है। और मैं, आपको क्या लगता है, मेरी ज़िंदगी क्या बहुत खुशहाल है, इसलिए सारा दिन सबको हंसती रहती हूँ। आप मेरे बारे में पूछते हो और मैं टालती रहती हूँ ना। आज आपको बताती हूँ, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, पर मुझे अभी भी कोई बेबी नहीं है। हर प्रकार का ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ, डॉक्टर की इतनी मेडिसिन खा चुकी हूँ कि लगता है शरीर में खून कम, दवाइयाँ ज़्यादा हैं। 2 बार IVF करवा चुकी हूँ, पर असफल रहा। ससुराल वाले रिश्तेदार तरह तरह के सवाल पूछते हैं। बांझ होने का ताना हर दिन उनकी सवाल पूछती नज़रों का सामना करती हूँ। तो वो तो सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, वरना ससुराल वाले पति की दूसरी शादी का भी सोच लेते। पर इस दर्द को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका उसे हर समय साथ ढोने से अच्छा है उसको दूर फेंको और दर्द से लड़ना सीखो। निधि का आज हैरान होने का ही दिन था। जिस मैम को वो पहले दिन से हंसमुख और जिंदा दिल समझकर उनसे सीखने की कोशिश करती थी, उनके जीवन की इतनी दर्द भरी सच्चाई थी। सुनीता मैम ने फिर से बोलना शुरू किया। मैम, सब कुछ गलत ही हो रहा है, ऐसा सोचकर आप बस अपनी मुश्किल बढ़ा रही हैं। तन्मय चाहता तो आपसे सच्चाई छिपा सकता था और आपकी भावनाओं से खेल सकता था। आपको बाद में उसकी यह सच्चाई पता चलती जब आप बहुत आगे बढ़ चुकी होती, तो तब क्या करती आप? बहुत कुछ बुरा हो सकता था जिससे आप बच गई, इसलिए अपना दुख सोच सोच कर दुखी ना होइए। तन्मय, अगर सहज नहीं तो उसकी बात समझने की कोशिश करो। अगर आपका प्यार सच्चा हुआ तो उसको ज़रूर एहसास होगा और वो आपके पास लौटेगा, और अगर नहीं लौटा तो ये सोचकर आगे बढ़ो कि वो आपका था नहीं। आप उसको बार बार कॉल मैसेज करेंगी तो हो सकता है वो आपसे चिढ़ने लग जाए, इसलिए उसको अकेला छोड़ दो, उसे सोचने दो वो क्या खो रहा है, उसको थोड़ा टाइम दो। अगर उसे आपके प्यार का एहसास हुआ तो वह खुद ही आ जाएगा आपके पास, और अगर नहीं हुआ तो आप भी जीवन में आगे बढ़िए। एक के आने और जाने से जिंदगी रुकती नहीं है, क्या पता उससे बेहतर आपका इंतजार कर रहा हो। सुनीता मैम ने अभी भी बोलना जारी रखा। आज उन्होंने सोचा हुआ था कि जो टीचर बच्चों को लेसन पढ़ाती हैं और उसे भी जीवन का लेसन सिखा कर रहेंगी। मैम, अभी आप जीवन के उस दौर में हैं जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, परंतु जीवन की हकीकत की गर्म रेत पर आपने अभी अभी पैर रखा है, इसलिए आप उसको सहन नहीं कर पा रही हैं। परंतु धीरे धीरे इसलिए परिस्थिति की आप भी अभ्यस्त हो जाएंगी। अपनी बात खत्म करने के बाद सुनीता मैम ने निधि की तरफ देखा, जो सुनीता मैम की बातों का मनन कर रही थी और उसे उनकी बात भी समझ भी आ रही थी, तो उसने खुद को बदलने का सोच लिया। तन्मय का नंबर हर जगह से ब्लॉक कर दिया ताकि उसे वह दिखे ही ना और वह उसके बारे में सोच ही ना। परंतु फ़ोन में ब्लॉक करना जितना आसान है, यादों से ब्लॉक करना उतना ही मुश्किल। पर इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। कुछ दिन बाद निधि ने देखा तन्मय फिर से उसके स्कूल जाने के समय मैं कैंप्स में खड़ा था, पर उसे इस बार पहले जैसी खुशी नहीं हुई। वह जानबूझकर उसे नज़रअंदाज करके चली गई। उसकी इस बेपरवाही से अब तन्मय को फर्क पड़ने लगा। दोस्तों, आप लोगों को दीपावली की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, कहानी को यहीं विराम देते हैं क्योंकि आगे की स्टोरी रिकॉर्डिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
बैकग्राउंड की आवाज़ों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। धन्यवाद।